हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, उनका पहला भाग करवा दिया है। उसके अंदर हमने समता या समानता का अधिकार करवा दिया था और स्वतंत्रता का अधिकार करवा दिया था, और उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में भी बता दिया था। अब रहते हैं दोस्तों हमारे 4 और अधिकार, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो अटल एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाके मौलिक अधिकारों का पहला भाग देख सकते हो। दोस्तों अगर वो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मौलिक अधिकार। दोस्तों हमने जो 2 मौलिक अधिकार कर लिए थे, अब चलते हैं तीसरा मौलिक अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये आते हैं 23 और 24 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, 23 और 24 में किसका विवरण दिया गया है? तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले अनुच्छेद करते हैं 23 और बाद में करेंगे 24 नंबर का। तो अनुच्छेद 23 है, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है दोस्तों बालाताश्रम, बंधुआ मजदूरी के बारे में बताया गया है। ये क्या है एक बार यहाँ पे नोट करते जाइए। बालात आश्रम और बंधुआ मजदूरी। बालात आश्रम और बंधुआ मजदूरी से क्या महत्व है दोस्तों? इससे महत्व है कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को बालात आश्रम के तहत या बंधुआ मजदूरी के तहत उसको काम पर नहीं लगाया जा सकता, उसके साथ धक्काशाही नहीं कर सकते दोस्तों आप। इसके अंदर क्या है भी, उसकी मर्जी होती है वो काम करे या न करे, आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे? तो वो आएंगे 23 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जो अनुच्छेद है 24 नंबर पर जो आर्टिकल आता है दोस्तों, 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया गया है तो आपको याद रखना है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाना, फैक्ट्री और होटल आदि में आप काम नहीं करवा सकते। दोस्तों क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जितने भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, चाहे वो गरीब के हों चाहे किसी अमीर के, उनको फैक्ट्री के अंदर, कारखानों के अंदर और होटल के अंदर काम करवाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर कोई ये कदम उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखना है। अब बात आती है दोस्तों, 2 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं। 2 अनुच्छेदों के बारे में दोबारा से रिकॉल करते हैं कि हमको याद हुए हैं या नहीं। 23 आर्टिकल के तहत क्या आता है? इसके तहत आता है कि बंधुआ मजदूरी, बालात आश्रम। ठीक है दोस्तों, 24 के अंदर क्या आता है? 24 के अंदर आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, फैक्ट्रियों और होटलों के अंदर काम करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर के जो अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी तरफ। तो
चौथे नंबर के जो हमारे अधिकार हैं वो क्या है, वो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है दोस्तों 25 से लेकर 28 आर्टिकल के तहत। 25 से लेकर 28 आर्टिकल के तहत आता है, अनुच्छेद के तहत आता है। ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके कितने अनुच्छेद हैं, तो 25 से लेकर 28 तक क्रम वाइज आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रता से हमको आजादी है। तो सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना है। 25 के अंदर क्या है, 25 के अंदर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी मान सकता है और वो किसी का भी प्रचार कर सकता है दोस्तों, उसको ये स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 25 नंबर का अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 26 की। 26 के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, 26 के अंदर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को मानता है उसके बारे में कोई भी संस्था का निर्माण करना या कोई भी मंदिर बनवाने की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो वो आती है 26 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या याद रखना है, मंदिर या संस्था बनवाने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 26 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 27 नंबर के आर्टिकल की ओर। एक बार दोस्तों इसको इरेज कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे करते हैं 27 नंबर का आर्टिकल और जानते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। तो जो 27 नंबर का आर्टिकल है दोस्तों, इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर कोई दान या और चंदा देता है तो उसके अंदर जो राज्य सरकार होती है वो इस पर कर नहीं लगाएगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। तो 27 के अंदर क्या है, 27 के अंदर है कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति संस्था में दान करता है तो उस पर राज्य सरकार कोई भी किसी भी तरह का कर नहीं लगा सकती। ठीक है दोस्तों, कर नहीं लगाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 28 नंबर जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा संस्थान है उनके अंदर धर्म का आप प्रचार तो कर सकते हो लेकिन उनको बाध्य नहीं कर सकते वो धर्म को माने या न माने दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है कि शिक्षा
संस्थानों में धर्म का प्रचार। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। उसकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक, पांचवा जो हमारा अधिकार है वो कौन सा है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 29 और 30 जो दो अनुच्छेद हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं दोस्तों सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार के अंडर में। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं 29 नंबर का आर्टिकल और 30 नंबर का आर्टिकल। जो 29 नंबर का अनुच्छेद है दोस्तों वो क्या याद रखना है कि अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी भाषा, लिपि आदि को किसी तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर जो सरकार होती है वह इसके अंदर बाधा नहीं डालती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह प्रयोग कर सकती हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं। अनुच्छेद आता है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर है हमारे पास 29 हमने कर लिया। अब आता है 30। दोस्तों वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित जितने जो अधिकार हैं वो किस आर्टिकल के तहत आते हैं? तो वो आते हैं 29 और 30 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 30 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसमें आता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक किसी भी शिक्षा संस्थान को स्थापित कर सकता है और वो अपने के लिए प्रयोग कर सकता है। सरकार उसके अंदर बाधा नहीं डालेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार था वो आपको समझ में आ गया होगा और अनुच्छेद भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब रहता है हमारा मौलिक अधिकार आखिरी, वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है हमारा, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों, बाद में अगला करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हमारा जो लास्ट अधिकार रहता है उसके बारे में। तो हमारा जो छठा अधिकार है वो कौन सा है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों 32 आर्टिकल। जो 32 आर्टिकल है संविधान के अंदर, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा का अनुच्छेद है। दोस्तों इस बात को आप याद रखना है कि एक दो बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि संविधान की आत्मा का अनुच्छेद किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जो 32 नंबर आर्टिकल होता है उसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो डॉक्टर भीम राव
अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा का रूप दिया है। ठीक है दोस्तों, संविधान की आत्मा का रूप दिया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो अब चलते हैं 32 नंबर का जो आर्टिकल है उसके अंदर क्या आता है। तो अनुच्छेद नंबर 32 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वह अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो पांच प्रकार की रिट होती हैं वो जारी कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हनन होता है तो वो जानते हैं कि कौन कौन सी रिट है। तो दोस्तों इस बात को आप याद रखना है कि रिट जारी करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो वो आती है 32 अनुच्छेद के अंतर्गत। वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है दोस्तों। वो पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी नंबर की जो रिट है वो है परमादेश। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल याद रखनी है कि इसके अंदर जो 5 रिट हैं वो किस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो इसको आप किसी भी ट्रिक का सहारा मत लीजिए, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक जो है वो फॉलो नहीं होती है। इसको आप याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे तीसरी जो हमारी है वो प्रतिषेध लेख। ठीक है दोस्तों, चौथी जो हमारी है वो आती है दोस्तों अधिकार पृष्ठा के बारे में। और ये 5वीं है और चौथी है उत्प्रेषण। दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथी कौन सी है हमारी। चौथी है उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, चौथी कौन सी है उत्प्रेषण। ये जो 5 प्रकार की रिट होती हैं इनको हमारे लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो 5 प्रकार की रिट हैं इनके बारे में कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये क्या होती हैं, परमादेश क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो अधिकार मैंने करवा दिए हैं, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार थे उनके बारे में अच्छी तरह से मैंने आपको बताया भी है और साथ साथ याद भी करवाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।